हर एक स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल चल रहा है, जो ये है कि भैया हमने ना अभी इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ऊपर से हमारे जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो बिल्कुल सर के ऊपर आ चुके हैं। तो क्या हम अब से पढ़ के जो हमारा ड्रीम था ना, जो हमने देखा था कि हमारे भी 95% मार्क्स आएंगे, क्या वो ड्रीम अभी भी अचीव करना पॉसिबल है? और अगर हाँ, तो आखिर हम कैसे पढ़ें कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर आ जाए? सबसे पहली चीज ये समझ लो कि तुम अभी भी पढ़ के अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। और इनफैक्ट पिछले साल ना जाने कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना जुलाई यहाँ तक कि अगस्त भी वेस्ट कर दिया था और उनके बिना हाफ ईयरली के अंदर इतने अच्छे नंबर आए। तो तुम भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, लेकिन एक चीज समझ लो, उसके लिए करेक्ट डायरेक्शन लगेगी, करेक्ट अप्रोच लगेगी और करेक्ट स्ट्रेटजी लगेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुम्हें मैथ्स को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, एसएसटी को कैसे पढ़ना है, साइंस को कैसे पढ़ना है, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट की जो कंबाइंड स्ट्रेटजी है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। अगर आप में से कोई बच्चा मेरे को पहली बार देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैं क्लास 10th और क्लास 12th का टॉपर रह चुका हूं। मेरे क्लास 10th के अंदर 100% मैंने स्कोर करे थे और क्लास 12th के अंदर थोड़े से कम आ गए थे, 98.6 मैंने स्कोर करे थे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जुलाई टू हाफ ईयरली का एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जिससे तुम्हारी जो प्रिपरेशन है ना वो आपकी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। अगर तुमने उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर 95 मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारी क्लास के जो बच्चे हैं ना वो शॉक हो जाएंगे कि भाई इसको ऐसा क्या मिल गया कि ये तो कुछ भी नहीं पढ़ता था, इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए? समझ रहे हो? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा, अगर तुमने एक एक चीज को अच्छे से फॉलो कर लिया ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, चाहे तुम्हारा जुलाई वेस्ट हो गया हो, चाहे तुमने अपना अगस्त तक वेस्ट कर दिया हो, अगर तुम मेरी बातों को फॉलो कर लोगे ना, तुम्हारे बड़े आराम से हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर 95 मार्क्स आ जाएंगे। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना पॉइंट वाइज चीजें बताऊंगा। सबसे पहली बच्चों की एक दिक्कत यह आती है कि भैया हमारे पास है ना पढ़ने का टाइम ही नहीं है। देखो यार, मैं समझता हूं स्कूल के अंदर जाते हो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद ट्यूशन अटेंड करते हो, उसके बाद होमवर्क कंप्लीट करते हो, तो नहीं बचता टाइम, राइट? तो अब आपको टाइम बचाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। और ये चीज तुम्हें लिटरली कोई नहीं बताएगा, तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे तुम? है ना, जैसे तुम्हारे सैटरडे हो गया, ठीक है, या तुम्हारा संडे हो गया। बहुत सारे बच्चे ना इन 2 दिनों को वेस्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। देखो, संडे तो सबके लिए कॉमन होता है, संडे वाले दिन तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, राइट? लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना जब भी तुम्हें लगे ना कि यार सैटरडे को ना स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, या सैटरडे वाले दिन है ना ट्यूशन में कुछ पढ़ाई नहीं होगी, उस दिन छुट्टी कर लो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मतलब डेली छुट्टी करो, ऐसे नहीं बोल रहा। तुम सिंपल क्या करो, तुम है ना हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी करो, यानी कि महीने में कितने दिन की छुट्टी होगी? 4 दिन की छुट्टी। अब इन 4 दिन में तुम क्या करोगे, जितना भी तुम्हारा बैकलॉग है ना, इसको कंप्लीट करोगे और जितनी भी चीजें तुमने उस हफ्ते में पढ़ी है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा। जब तुम्हें लगे ना कि यार इस दिन है ना ट्यूशन में बस मेरा टाइम वेस्ट होता है, इस दिन है ना ट्यूशन पे कुछ पढ़ाई नहीं होगी, छुट्टी मार लो, घर पे बैठ के अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लो। समझ रहे हो? तो हफ्ते में बस आपको 1 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी है। क्लियर एवरीवन? इस तरीके से क्या होगा कि तुम है ना बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस दिन को ना वेस्ट कर देंगे, स्कूल में जाके उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन तुम घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, उस दिन को यूटिलाइज कर रहे हो। समझ रहे हो? तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, टाइम अपने आप नहीं निकलता। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेनी है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? अब आता है आपका दूसरा पॉइंट, सेट डेली टारगेट। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता कैसे टाइम टेबल बनाएंगे। वो क्या करेंगे, 6 बजे उठूंगा, फिर है ना उसके बाद स्कूल जाऊंगा, फिर रात को ना 7 से 8 अपना इंग्लिश पढ़ूंगा, 8 से 9 मैथ पढ़ूंगा। ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस टाइप का टाइम टेबल बनाया होगा। अगर बनाया तो कमेंट करके बताओ, यस भैया हमने भी ऐसा टाइम टेबल बनाया। और अगर नहीं बनाया तो भी कमेंट करके बताना कि भैया हमने ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाया। लेकिन अगर तुम इस टाइप का टाइम टेबल बनाते हो ना, तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेबल सच में फॉलो नहीं होता। ये टाइम टेबल है ना कागज पे अच्छा लगता है कि मैं फॉलो कर लूंगा, लेकिन ये टाइम टेबल प्रैक्टिकल नहीं है। तो तुम्हें इस टाइप का टाइम टेबल नहीं बनाना। तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें बनाना है टारगेट टेबल। टारगेट टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने ना सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैं कोई भी तुम्हारा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्लास 9th का टॉपिक है, मोशन वाला चैप्टर है, तो मोशन वाले चैप्टर को तुमने ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब तुमने सोच लिया कि इस चैप्टर को मैं 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करूंगा, 6 दिन में मैं ये 4 पार्ट पढ़ूंगा, फिर 7वें दिन मैं रिवीजन करूंगा। तो तुमने क्या बनाया, तुमने टारगेट टेबल बनाया। तुमने ऐसे नहीं बनाया कि भाई मैं 6 से 7 है ना साइंस पढ़ूंगा, 8 से 9 मैथ पढ़ूंगा। क्योंकि मान लो तुम्हें अगर पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम क्यों खुद को लिमिट करें? अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं ना साइंस को 2 घंटे पढ़ सकता हूं, मेरे को मजा आ रहा है पढ़ने में,
तो खुद को क्यों लिमिट करना है कि मैं 1 ही घंटे पढ़ूंगा? समझ रहे हो? तो तुम्हें हफ्ते का टारगेट टेबल बनाना है, तुम्हें गोल टेबल बनाना है। और ये जो तुम्हारा टारगेट टेबल होता है ना, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है। जब तुम इसको फॉलो करोगे ना, तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आएगा। तुम्हें बार बार मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं देखता हूं आप में से ना बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, एक मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, मोटिवेशन सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंस्टाग्राम चलाने लग जाएंगे। ये मोटिवेशन तुम्हारा आधा या 1 घंटा रहेगा, उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तुम इस टारगेट टेबल को फॉलो करोगे ना, तो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आएगा। जो मोटिवेशन अंदर से आता है ना, वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, तुम्हें क्या बनाना है? टारगेट टेबल बनाना है। क्लियर एवरीवन? अगर आप घर बैठे अपने स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो एलन ऑनलाइन के जो सीबीएसई के कोर्सेज हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 वाले बच्चों के लिए है, ये जो कोर्सेज है ना, ये आपके लिए परफेक्ट है। और ये जो कोर्सेज है ना, ये आपका मैथ हो गया, आपका साइंस हो गया, इस टाइप के जो सब्जेक्ट है ना, उनमें आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में ये जो कोर्सेज है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और ये जो चीजें होती है ना, ये आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा। एलन ऑनलाइन के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो आपके टीचर होंगे ना, जो इंडिया के जो कोटा के जो सबसे बेस्ट फैकल्टी है, वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। साथ में आपको 24/7 का डाउट सपोर्ट मिलता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो 24/7 आप अपना जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। रेगुलर आपके इस बैचेस के अंदर आपके टेस्ट होंगे। और ये जो बैच है, ये आपका 25 जून से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप इस बैच को एनरोल करते टाइम अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे, दैट इज GS2000, तो अगर आप इस कूपन कोड को यूज करोगे ना, तो इस बैच पे आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस बैच को परचेज करने का जो लिंक है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाके इस बैच के अंदर एनरोल करो और अपनी जो तैयारी है ना, जल्दी से जल्दी शुरू करो। इसके बाद अगला पॉइंट है, कल कब करेंगे? अरे भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा रोग ये है कि मैं कल से पढ़ूंगा। मैं तो एक चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज होती है। वो जब है ना रात को सोने जाएंगे ना, छत को देखेंगे, ठीक है, रात में सोने के टाइम छत को देखेंगे, यार आज का ना मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही वैसा इंसान हूं, मेरा तो आज का दिन पूरा वेस्ट हो गया, मेरे अब अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ओवर थिंकिंग करेगा, ठीक है, और आखिरी में क्या होगा, चलो कोई नहीं, कल से पढ़ेंगे। फिर वही सेम डे बार बार रिपीट मोड पे चलता जाता है। हर दिन की सेम कहानी है। हर दिन बच्चा रात में ना ये सोच के सोता है गिल्ट में कि यार कल से पढ़ूंगा। ये कल कब पढ़ोगे ये खुद को नहीं पता। तो तुम्हें खुद को ये नहीं बोलना कि मैं कल से पढ़ूंगा, ये सोचो कि कल मैं कब पढ़ूंगा। समझ रहे मेरी बात? तो सबसे पहली चीज ये है कि कल कभी नहीं आता, हमेशा जो कुछ है तुम्हारे हाथ में ये टाइम है। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम पढ़ने बैठोगे, ठीक है? कमेंट करके बताओ कि यस भैया, इस वीडियो के बाद मैं कोई दूसरी वीडियो नहीं देखूंगा, इस वीडियो में आप जो जो चीजें बताओगे ना उसको फॉलो करूंगा। और यार देखो, मैं आप पे भरोसा करता हूं, तुम्हें भी मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको ना सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता दूंगा, तो इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। और इस वीडियो में मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा ना, ये अगर तुमने फॉलो कर ली, इसके बाद भाई साहब तुम्हें ना टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, और तुम्हारे अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क क्या है, डिसिप्लिन का, टारगेट टेबल का। अगर तुमने ये 2 चीजें फॉलो कर ली, इसके बाद तुम है ना अनस्टॉपेबल हो जाओगे। समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हें क्या बनाना है, टारगेट टेबल बनाना है, और तुम्हें आज से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम रात को ये सोच के सोओगे ना कि मैं कल से पढ़ूंगा, वो कल कभी नहीं आता। इतने साल हो गए तुम्हें, समझ रहे हो, आज तक वो कल आया है? नहीं आया ना आज तक। जो बेवड़ा होता है या जो नशेड़ी होता है, वो ये सोचता है कि यार मैं ना आज दारू पी लेता हूं, कल से मैं दारू छोड़ दूंगा, कल से मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या उसकी सिगरेट छूटेगी? क्या उसकी दारू छूटेगी? नहीं छूटेगी। जो इंसान कल पे चीजें टालता है ना, वो कल कभी नहीं आता। तुम्हारे और बेवड़े के अंदर कुछ फर्क नहीं है। बेवड़ा ये सोचता है कि मैं कल से दारू छोड़ दूंगा, तुम ये सोचते हो कि मैं कल से पढ़ने लग जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात? अगली चीज पे चलते हैं, ओनली स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना क्या करेंगे, अपने घर को ना लाइब्रेरी बना लेंगे, 10-15 किताबें खरीद लेंगे एक सब्जेक्ट की, और पढ़ते एक भी नहीं है। तुम्हें अपने घर को लाइब्रेरी नहीं बनाना, किताब बेचने वाला थोड़ी ना बनना है। तुम्हें वही चीजें पढ़नी है जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, जो तुम्हारे पेपर के अंदर आने वाली है। अगर तुम फालतू की चीजें पढ़ने लग जाओगे ना, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आरडी शर्मा शुरू करेंगे। एनसीईआरटी हुई नहीं भाई साहब की, आरडी शर्मा शुरू कर दी। मेरे को एक चीज बताओ, अब उसे आरडी शर्मा सोल्व करने का कोई फायदा है? जब तक तुम्हारी एनसीईआरटी ही तुम्हें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे नहीं आती, आरडी शर्मा सोल्व करने का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, फालतू की चीजें बाद में पढ़नी है, एक्स्ट्रा चीजें हमेशा बाद में आती है। पहले आपको अपनी एनसीईआरटी जो मेन चीज है, वो जब आपकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद जितनी भी आपकी रेफरेंस बुक है वो आपको टच करनी है। और आपको ना एक सब्जेक्ट की 10-10 रेफरेंस बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक सब्जेक्ट की एक ही रेफरेंस बुक लेनी है।
क्लियर एवरीवन? चलो अब मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूं कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो फिजिक्स आपको पता है साइंस का पार्ट है, साइंस और मैथ मैं ऑलरेडी आपको इस चैनल पे पढ़ाता हूं। तो पहले मैं आपको ना फिजिक्स की स्ट्रेटजी बताता हूं। सबसे पहली चीज है स्टडी फॉर्मूला कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर है ना न्यूमेरिकल सोल्व करने लग जाएंगे, फॉर्मूले याद करने लग जाएंगे। भाई साहब देखो फिजिक्स है ना आपका एक रियल लाइफ बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। जब तक आप फिजिक्स की थ्योरी उसका कंसेप्ट नहीं समझोगे ना, न्यूमेरिकल आपसे सोल्व नहीं होंगे। फिजिक्स के अंदर आपको क्रोनोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद आपको कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद तुम फॉर्मूले याद करोगे, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो तुम्हें क्रोनोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसके बाद अगली चीज आती है नोट्स एंड रे डायग्राम। फिजिक्स के अंदर तुम्हारी फॉर्मूला शीट बनानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे नोट्स हो गए, तुम्हारी जितने भी डायग्राम है, अगर सारी चीजें तुम्हारे सामने एक ही जगह मिल जाएगी ना तो उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा आसान है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, तुम्हारे ना एनसीईआरटी में से इतना पेपर नहीं आता फिजिक्स के अंदर जितना तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आता है। बहुत सारे बच्चे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर करते ही नहीं है। जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल हैं, जितने भी तुम्हारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपके पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो फिजिक्स के अंदर नोट्स बनाने, फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला शीट बनानी और फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट समझने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये तीन चीजें कर ली ना फिजिक्स के अंदर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे फिजिक्स के अंदर एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब ये नोट्स आपको मिलेंगे कहां पे, टेंशन मत लो। मैंने आप सभी के लिए ना ऐसे नोट्स आपके लिए रेडी कर दिए हैं और तुम्हारे जितने भी चैप्टर है ना सभी चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे और वो भी कंप्लीटली फ्री में। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आपका लाइट वाला चैप्टर है तो लाइट वाले चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जितने भी आपके रे डायग्राम है, सारे के सारे रे डायग्राम इसके अंदर आपको अच्छे से अरेंज करे हुए मिल जाएंगे। जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज की क्या पोजीशन होगी, इमेज का नेचर क्या है, इमेज का साइज क्या है, सारी चीज मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर अच्छे से बता रखी है आपको। और मैंने ना आपका समरी टेबल भी यहाँ पे डाल रखा है जिसमें आपके जितने भी रे डायग्राम, पॉसिबल रे डायग्राम है, सभी की कहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, इमेज की पोजीशन कहां पे होगी, इमेज का साइज क्या होगा और आपके इमेज का नेचर कैसा होगा, सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये नोट्स मैं आपको कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और सिर्फ लाइट वाले चैप्टर के नहीं, जितने भी आपके साइंस के चैप्टर है, जितने भी आपके एसएसटी के चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे और वो भी कंप्लीटली फ्री में। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर तुमने नोट से पढ़ लिया ना, इसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें आपको जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और ये नोट्स आपके कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर आप इन नोट्स को पढ़ लोगे ना, इसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से आप ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, समझ रहे हो। मैं तुम्हें ना बाकी के चैप्टर के नोट्स दिखा देता हूं। तो ये आपका लाइट वाला चैप्टर हो गया, ये हो गया आपका ह्यूमन आई वाला चैप्टर। तो ह्यूमन आई वाले चैप्टर के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें है ना, सब कुछ आपको इन नोट्स से मिलेगा और वो भी कंप्लीटली फ्री में। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें, और मैंने ना बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपकी हिंदी के अंदर समझा रखी है। जैसे ये आपका मायोपिया हो गया। मायोपिया का मतलब क्या होता है, दूर की नजर कमजोर होना। जैसे मेरे को क्या है, मेरे को मायोपिया है, मेरे को दूर का थोड़ा सा धुंधला दिखता है ना, तो मेरे को क्या है, मायोपिया है। तो इन नोट्स के अंदर है ना आपको सारी चीजें सिंपल तरीके से आपको मिल जाएगी। मैं आपको आगे दिखा देता हूं। ये आपका ह्यूमन आई वाला चैप्टर के नोट्स हो गए। इसी तरीके से आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के भी नोट्स मैंने आपके रेडी कर रखे हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो भी आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी आपके कंसेप्ट है, वो मैंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आपको इसके नोट्स, इन नोट्स के अंदर मैंने आपको समझा रखे हैं। ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको YouTube पे जाना है। सिंपल आपको YouTube पे जाना है। YouTube पे जाके आपको ना सिंपल सर्च करना है गौरव सुथार नोट्स। गौरव सुथार नोट्स आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे ना तो पहली वीडियो के अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो फिजिक्स के अंदर नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपको ना नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स बना के दे दिए हैं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा। केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारा 99% पेपर होता है ना, वो आपका एनसीईआरटी से आता है। फिजिक्स के अंदर आपके एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स के अंदर बस आपको क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर है ना आपको एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक है, भैया मेरे को ना केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लगता है, मेरे को केमिस्ट्री की रिएक्शन याद ही नहीं होती, टेंशन मत लो। जितनी भी तुम्हारी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी मैंने एक पीडीएफ रेडी कर दी है। अगर ज्यादा बच्चे डिमांड करेंगे ना, कमेंट करके बता देना। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी तो अगली वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया,
एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली आपकी रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया क्या हमें केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन याद करनी है? नहीं, जितनी भी तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन है ना, बस तुम्हें उतनी याद करनी है। उसके बाहर तुम्हारे पेपर के अंदर एक भी रिएक्शन नहीं आएगी। ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं, मेरे को खुद साइंस 7 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, चाहे तुम्हारा फाइनल पेपर हो, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली का पेपर हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम हो, तुम्हारे पेपर के अंदर एक भी रिएक्शन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगी। क्लियर एवरीवन? तो केमिस्ट्री के अंदर आपके एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको केमिस्ट्री के अंदर नोट्स बनाने हैं। केमिस्ट्री के अंदर है ना, जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ना इग्नोर करते हैं एक्टिविटीज को कि भैया एक्टिविटी कौन ही पढ़ता है। तुम्हारे पेपर के अंदर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर कौन सी एक्टिविटी है? अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम सारी एक्टिविटी पढ़ोगे, सिलेक्टेड एक्टिविटी पढ़नी है ना, तो कौन सी एक्टिविटी आपको पढ़नी है, कौन सी एक्टिविटी किस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? तो केमिस्ट्री के अंदर नोट्स आपको बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन गौरव भैया है तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। मैंने आपके लिए केमिस्ट्री के भी नोट्स ऑलरेडी आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं। जितने भी तुम्हारे चैप्टर ना, केमिकल रिएक्शन हो गया, एसिड बेस सोल्ट वाला चैप्टर हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर हो गया, कार्बन वाला चैप्टर हो गया, जितने भी आपके केमिस्ट्री के चैप्टर है, सभी चैप्टर के नोट्स आपको इन वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? एक और चीज मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज कर लेना, क्योंकि जितने भी आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, या जितने भी आपकी रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, या जितने भी तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ये सारे के सारे कहां से आते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं। मैथ और साइंस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को तुम ना एसएसटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्नोर कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में कर देना, लेकिन अगर तुमने साइंस और मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्नोर कर दिए ना, तुम्हें भाई साहब कोई नहीं बचा सकता, मैं सच बता रहा हूं। तो केमिस्ट्री के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जब तुम रिवीजन करोगे ना, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जब तुम एक ही चीज के ऊपर बेस्ड 10 रिएक्शन पढ़ोगे तो तुम्हें वो चीजें और भी बेटर तरीके से समझ में आएगी। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अब देखो बायोलॉजी के अंदर है ना, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे नहीं बेवकूफी करते हैं। बायोलॉजी के अंदर तुम्हें ना एक्टिविटी वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहली चीज, बायोलॉजी के अंदर पेपर के अंदर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। दूसरी चीज, यहां पे ध्यान से सुनना, शॉर्ट नोट्स बनाने। बायोलॉजी के अंदर आपको लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि जो थ्योरी है वो तो आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। अगर तुम लंबे नोट्स बनाओगे तो फिर क्या फायदा है? फिर एनसीईआरटी और तुम्हारे नोट्स में क्या फर्क है? शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? तुम्हें बनाने हैं 2 पेज नोट्स, यानी कि पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपका 2 पेज में कवर हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारे नोट्स बहुत बड़े हैं तो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक और तुम्हारे नोट्स में कोई फर्क ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 पेज नोट्स बनाने हैं। ये 2 पेज नोट्स ऑलरेडी मैंने आपके बना रखे हैं। कहां मिलेंगे? मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? एक और चीज मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी के अंदर तुम्हारे ना डायग्राम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिजिक्स के अंदर रे डायग्राम, ठीक है, और बायोलॉजी के अंदर तुम्हारे डायग्राम। यहां से आपका 5 से 7 नंबर का डायग्राम वाला क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो। मैं इस चैनल पे तुम्हारे जैसे लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं बस तुम्हें ये फॉलो करनी है। मेरी बातों को प्लीज लकीर मान लेना। मैं देखो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, तुम्हें भी मेरे पे उतना ही ट्रस्ट करना पड़ेगा जितना मैं तुम्हारे ऊपर करता हूं। अगर तुम मेरे पे भरोसा करते हो तो कमेंट करो यस भैया हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं, और जो जो चीज आप बता रहे हो ना ये मैं फॉलो करूंगा। क्लियर एवरीवन? तो आपके बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं आपको बता दूं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूं, और ये चीज तुम्हें लिटरली कोई नहीं बताएगा। पिछले तुम है ना 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर है ना, एक चीज तुम कॉमन उसमें नोटिस करोगे कि जितने भी तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं वो मोस्टली आपके बायोलॉजी में से आएंगे। तो बायोलॉजी के जो एमसीक्यू है ना वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी के जितने भी आपके 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है ना, प्लीज उनकी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन पता किस तरीके से आएंगे कि कौन सा प्लांट हार्मोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एमसीक्यू में आ जाएगा। तो अगर आपको पता होगा कि भाई ये वाला हार्मोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ रहे हो, तो वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। जितने भी बायोलॉजी के अंदर आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनल पेपर के अंदर सबसे ज्यादा एमसीक्यू आपके बायोलॉजी में से पूछे जाते हैं। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बायोलॉजी के अंदर ना रटने की कोशिश मत करो। बायोलॉजी आपका एक रियल लाइफ सब्जेक्ट है, तो तुम्हें उसको ना एक स्टोरी बना के समझना है कि भाई जैसे मैंने खाना खाया तो मेरे
जो डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले मुंह के अंदर स्टार्ट होता है सलाइवा के थ्रू, फिर ओसोफेगस के थ्रू नीचे गया। तो तुम देख रहे हो एक स्टोरी चल रही है कि पहले मैंने खाना खाया, फिर ऐसे फूड पाइप के थ्रू नीचे गया। सबसे पहले कहां जाएगा? लीवर में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ये तुम्हें सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझनी है, स्टोरी की तरह समझो कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है। क्या खाना डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है? नहीं ना, ऐसे नहीं जाता ना। तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। स्टेप वाइज अगर आप एक स्टोरी बना के समझोगे ना तो बायोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं देखता हूं बहुत सारे, देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जिसको बायोलॉजी भाई साहब इतना ज्यादा परेशान करती है जिसकी कोई हद नहीं है, वो रटने की कोशिश करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। एंड वहीं पे दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, हर चीज को कंसेप्ट बना के, एक स्टोरी बना के समझते हैं। तो अगर तुम भी बायोलॉजी को समझोगे ना तो बायोलॉजी भी तुम्हें समझेगी। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है मेरा सब्जेक्ट मैथ। मैथ के अंदर अरे भाई साहब देखो यार, मैं एक चीज बताऊं, प्लीज ऑफेंड मत होना। 50% से ज्यादा लड़कियां मैथ के अंदर पता क्या करती हैं? रट्टे मारती हैं। जनरली लड़के नहीं करते ये चीज, लेकिन लड़कियां ना मैथ के अंदर रट्टे मारती हैं। यार मान लिया तुमने ना 10 क्वेश्चन के रट्टे मार लिए, तुमने पूरी एनसीईआरटी रट दी, लेकिन तुम्हारे पेपर के अंदर अगर स्टेटमेंट अलग आ गई तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैथ के अंदर रटना बंद करो। मैथ आपका भाई साहब प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर मैथ आपने नहीं समझा तो मैथ आपको नहीं समझेगा, बैंड बजा देगा, ऐसा सब्जेक्ट है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश भी कर सकता है एंड वहीं पे मैथ आपको रुला भी सकता है। तो मैथ को रटना नहीं है, समझना है। जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको समझो, ठीक है? क्वेश्चंस को रटना नहीं है। और अगर तुम्हें रटना है ना तो फॉर्मूलों को रटो, क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है। समझ लो। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्टार्ट विद एग्जांपल्स देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो यार मैथ के अंदर है ना, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर है ना बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज समझी सीधा तुरंत कूद जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने। ऐसे मैथ को अप्रोच नहीं करते। सबसे पहले आपको मैथ के जितने भी एग्जांपल, एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल होते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बूस्टअप होगा। एग्जांपल करने के बाद तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। और जब तुम्हारी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के अंदर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, काम नहीं चलेगा। हो सकता है एनसीईआरटी करने से तुम्हारे फाइनल एग्जाम में मैथ में 70 या 80 नंबर आ जाए, ठीक है मान लिया, लेकिन अगर तुम्हें 100 में से 100 लेने ना तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तुम ऐसे स्टूडेंट तो नहीं हो ना जो सिर्फ 50-60 नंबर लेके खुश हो जाता है। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे गौरव भैया के 100 में से 100% आए हैं, मेरे को भी उसी तरीके से मैथ में 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? इसके बाद अगली चीज आती है डेली मैथ को आपको टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम देना पड़ेगा? मैथ को टाइम देना पड़ेगा। मैथ है ना एक गर्लफ्रेंड की तरह है। अगर तुम गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दोगे तो गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है ना। तो उसी तरीके से अगर तुम मैथ को डेली के 45 मिनट नहीं दोगे तो भाई अगर मैथ नाराज हो गया, गर्लफ्रेंड तो एक बार को मान भी जाती है चॉकलेट वगैरह देने से, मैथ नहीं मानती। तो मैथ को बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह रखना है, बिल्कुल पुचकार के, उसको कुछ नहीं बोलना भाई, लड़कियों को कुछ नहीं बोलना होता, ठीक है? अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, समझ रहे हो? और एक और चीज बता दूं, आरडी शर्मा उतनी कंपलसरी नहीं है। देखो मैं मैथ का टीचर हूं, फिर भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आरडी शर्मा ऐसा नहीं है कि भाई आई नो, देखो वन ऑफ द बेस्ट बुक है आरडी शर्मा सर, भाई मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, लेकिन मैं फिर भी एक चीज बोलूंगा कि मैथ के अंदर आरडी शर्मा करनी ही करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम एनसीईआरटी कर लोगे, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, मोर देन इनफ है। अगर तुम ये दो चीजें कर लोगे ना, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई साहब तुम्हारे मैथ में ना अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि भैया मैंने ना एनसीईआरटी भी अच्छे से कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आप आरडी शर्मा कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारी एनसीईआरटी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे तुम्हें ना आती हो ना, तब तक आरडी शर्मा को टच मत करना। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है एसएसटी। एसएसटी के अंदर है ना बहुत सारे बच्चे है ना परेशान होते हैं क्योंकि 4 किताबें हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और आपकी इकोनॉमिक्स। अब एसएसटी के अंदर आपको किस तरीके से चीजों को याद करना है? सबसे पहले तो यार आंसर जो लिखोगे ना वो तुम्हें पॉइंट्स के अंदर लिखने हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता है एसएसटी के अंदर क्या करेंगे, आंसर को ना पैराग्राफ में लिख के आएंगे। हमारी टीम में ना बहुत सारे टीचर है और वो मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताते हैं। ध्यान से सुना, जो चीज मैं बता रहा हूं ये चीज तुम्हें लिटरली कोई नहीं बताएगा। जब आप किसी भी आंसर को पैराग्राफ में लिख के आते हो ना, तो जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपकी गलतियां ढूंढता है। लेकिन जब आप आंसर को पॉइंट वाइज लिख के आते हो, मान लो आपका क्वेश्चन सिर्फ 4 नंबर का है, तो तुम्हें उस आंसर को 4 लाइन के पैराग्राफ में नहीं लिख के आना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस आंसर में 4 पॉइंट लिखने हैं, बस
4 पॉइंट लिखोगे 4 नंबर आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जब तुम आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हो ना, तो एक तो आपका वो जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल लगता है और तुम्हें ज्यादा नंबर मिलते हैं। समझ रहे हो? किसी भी आंसर को, स्पेशली मैं एसएसटी की बात कर रहा हूं, एसएसटी के अंदर किसी भी आंसर को पैराग्राफ में मत लिख के आना। तुम्हें क्या करना है, आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। क्लियर एवरीवन? क्योंकि जब आप किसी भी आंसर को पैराग्राफ में लिखते हो ना, तो जो आपका एग्जामिनर है वो आपके नंबर ऐसे ढूंढता है कि यार मैं कहां पे काटूं इसके नंबर। क्यों? क्योंकि यार उसको ना चेक करने में, उसको आंसर पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो आपका जो एग्जामिनर है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। लेकिन जब आप आंसर को पॉइंट वाइज लिख के आते हो तो उसको पता चल जाता है कि भाई इस बच्चे ने ना पॉइंट वाइज लिखा है, इस बच्चे को सब कुछ आता है। ये मैं तुम्हें सीक्रेट हैक बता रहा हूं, ये तुम्हें लिटरली कोई नहीं बताएगा। समझ रहे हो? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट ये बोलता है कि एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एसएसटी में ना तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बैंक लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम एसएसटी के अंदर एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एसएसटी का जो पेपर बनता है 99% पेपर आपका एनसीईआरटी के अंदर से बनता है। एक भी क्वेश्चन आपका ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा एसएसटी के अंदर, ना आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत है, ना आपको एसएसटी के अंदर कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत है। अगर तुम एसएसटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से कर लोगे ना, तुम्हारे एसएसटी के अंदर बड़े आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन दिक्कत पता क्या होती है? जब भैया हम ना एनसीईआरटी को पढ़ने जाते हैं ना, हमें कुछ समझ ही नहीं आता, इतनी मुश्किल लैंग्वेज है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें डाल रखी है, पता ही नहीं चलता कि कहां से पढ़े, कहां से शुरू करे, क्या समझे, क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए एसएसटी के ऐसे नोट्स आपके रेडी करे हैं ना, अगर तुम वो नोट्स से पढ़ लोगे, क्योंकि वो नोट्स है ना आपके कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अगर तुम वो नोट्स को पढ़ लोगे ना, उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से तुम्हारी जो एनसीईआरटी की रीडिंग है ना, सिर्फ और सिर्फ वो नोट्स को पढ़ने से हो जाएगी। तुम्हें बस वो नोट्स को पढ़ना है, और वो नोट्स मैंने इतने सिंपल लैंग्वेज में आपके रेडी किए हैं, मतलब उसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो यार एसएसटी के नोट्स है ना, साइंस के नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मैथ के नोट्स मिल जाएंगे, और सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, लेकिन एसएसटी के नोट्स है ना तुम्हें लिटरली कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन मैंने आपके लिए एसएसटी के ऐसे नोट्स रेडी किए हैं, लोग है ना तुमसे मतलब पैसे लेके भी ऐसे नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे जो मैं आपको अपने पैसे लगा के प्रोवाइड कर रहा हूं। अब ये एसएसटी के नोट्स आपको मिलेंगे कहां पे? तुम्हें सिंपल क्या करना है, तुम्हें सिंपल यूट्यूब पे जाके आपको सर्च करना है गौरव सुथार एसएसटी नोट्स, और आपको जितने भी मैंने एसएसटी के नोट्स बनाए हैं ना, इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे एसएसटी के नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो यहां से आप एसएसटी के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम एसएसटी के नोट्स से पढ़ोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूं, तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरीके से तुम्हारी एनसीईआरटी की रीडिंग उन नोट्स से हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? इसके बाद अगला पॉइंट आता है हिस्ट्री पर फोकस करो। देखो यार एसएसटी के अंदर ना आपकी टोटल 4 किताबें हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज्योग्राफी में लगे रहेंगे, मैप पढ़ते रहेंगे, मैप ये कर लूं, ये कर लूं, ज्योग्राफी कर लूं, सिविक्स कर लूं। सबसे ज्यादा जो नंबर कटते हैं ना बच्चों के, पता कहां पे कटते हैं? हिस्ट्री के अंदर कटते हैं। बहुत सारे बच्चे ना हिस्ट्री को इग्नोर मारते हैं। हिस्ट्री की जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, उनको याद करो, उनको समझो, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझो कि गांधी जी जब पहले यहां पे गए थे, सोल्ट मार्च पे गए थे, क्या हुआ था, सब मतलब लाइन वाइज समझो, स्टोरी की तरह समझो। यार एसएसटी आपकी एक स्टोरी की तरह चलती है, अगर तुम उसको भी रटोगे ना कोई फायदा नहीं है। याद करो कि भाई कौन से डेट में चंपारण में क्या हुआ था, बिहार में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था, ये चीजें समझने की होती हैं। अगर तुम एसएसटी को रटोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। जितनी भी आपकी हिस्ट्री की डेट्स हैं उनको याद करो, समझो कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। और मैंने आपके लिए ना एसएसटी की डेट्स की एक ऐसी पीडीएफ रेडी की है, मैं आपको दिखा देता हूं, जिसके अंदर जितनी भी आपकी एसएसटी की इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, सिंपल आपको यूट्यूब पे जाके क्या सर्च करना है, एसएसटी डेट्स, एसएसटी डेट्स। और मैंने आपकी एक ऐसी पीडीएफ रेडी की है जिसके अंदर जितनी भी आपकी एसएसटी की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारी की सारी डेट्स मैंने आपके चैप्टर वाइज अच्छे तरीके से अरेंज कर दी है। क्योंकि देखो अगर आप एनसीईआरटी में डेट्स पढ़ोगे ना, तो कौन सी डेट कहां पे है ढूंढने में ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपके लिए एक ऐसी पीडीएफ रेडी की है जिसके अंदर एक ही पीडीएफ के अंदर जितनी भी आपकी डेट्स है ना, सारी की सारी डेट्स आपको अच्छे तरीके से अरेंज करी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ पे जाके हिस्ट्री की डेट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसी तरीके से मैंने आपकी ना एक मैप वाली पीडीएफ भी आपकी रेडी की है, जिसमें आपके ज्योग्राफी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मैप हैं, सारे के सारे मैप आपको एक ही पीडीएफ के अंदर अच्छे से अरेंज करे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेट्स वाली पीडीएफ मैंने आपकी रेडी कर दी और मैप वाली पीडीएफ मैंने रेडी कर दी है। और अगला पॉइंट क्या है, इवेंट्स को विजुअलाइज करो। जितनी भी चीजें होती है ना, आपको समझना है, इमेजिन करना है कि गांधी जी जब यहाँ पे गए थे तो उन्होंने क्या किया था, समझो, ये चीजें विजुअलाइज करो। अगर तुम उसको ना सिर्फ पेन पेपर पे लिखोगे ना, भाई साहब बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सारी चीजों को एसएसटी के अंदर, स्पेशली चाहे तुम्हारा साइंस हो गया, इनमें ना विजुअलाइजेशन वाली चीज जो तुम्हारी पावर है वो तुम्हारे काम आएगी।
इमेजिन करो चीजों को कि यहाँ पे क्या हुआ था, गांधी जी कहाँ गए थे, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच वाले लोगों ने क्या किया था, गांधी जी जब लंदन गए थे उन्होंने क्या किया था। समझ रहे हो, ये सारी चीजें समझो, विजुअलाइज करो, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी की जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं कॉमन ही है। बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, इंग्लिश के अंदर है ना, यूट्यूब पे जाएंगे, फलाना चैप्टर ए लेटर टू गॉड वाला चैप्टर सर्च करेंगे, समरी 5-10 मिनट की समरी देखेंगे, उनको ये लगेगा मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया। ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है। देखो, सही टाइम पे सही चीज अगर हो ना तो अच्छी लगती है, अगर गलत टाइम पे सही चीज भी करोगे तो वो गलत हो जाती है। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि समरी वीडियोस खराब है, समरी वीडियो से तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचता है, आई नो, लेकिन समरी वीडियोस तब देखनी होती है जब 2 दिन के बाद तुम्हारा पेपर है। अभी तुम्हारा जुलाई वाला महीना चल रहा है, ठीक है, तो जुलाई वाले महीने के अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि 2 दिन बाद तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है। अभी तुम्हें क्या करना है, समरी देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। देखो, समरी से पूरा चैप्टर समझ नहीं आता, बस चैप्टर का जो ओवरव्यू है ना वो आपको समझ में आता है कि चैप्टर में हुआ क्या। लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग अपनी इंप्रूव करनी है, अगर तुम्हारे पेपर के अंदर कोई 4 नंबर का 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो वहां पे तुम्हारी जो समरी है वो काम नहीं आएगी। उस टाइम पे जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की रीडिंग करी होगी ना, उसके पास अच्छा खासा मटेरियल होगा, उसके पास अच्छी चीजें याद होंगी कि मैं हाँ इस आंसर में ये चीज लिख सकता हूं। तो अभी तुम्हारे पास जो सिचुएशन है वो ये नहीं है कि 2 दिन बाद तुम्हारा पेपर है कि तुम्हें तो अब टाइम ही नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, वो सिचुएशन तो नहीं है। तुम्हारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, तुम एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। इससे तुम्हारी जो आंसर राइटिंग है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट समरी देखने नहीं जाना, तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग भी करनी है। क्लियर एवरीवन। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो तुम्हारी राइटिंग वाला जो पार्ट होता है, जो ग्रामर वाला पार्ट होता है, ये अभी इस पे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम अभी ग्रामर के रूल्स पढ़ोगे तो जब पेपर आएंगे ना तब तक भूल जाओगे। ग्रामर के जो रूल्स होते हैं ये रटने वाले रूल होते हैं, तो अभी क्यों रटना है, क्योंकि तुम्हें भी पता ही है जो रटने वाली जो चीजें होती है 3-4 दिन याद रहती है, उसके बाद भूल जाते हो, है ना। तो अगर हमें 3-4 दिन के लिए ही याद करना है तो ये चीजें हम तब याद करेंगे ना जब हमारे पेपर बिल्कुल सर पे आ जाएंगे। अभी तुम्हें अपना जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो तुम्हें लिटरेचर के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जो राइटिंग वाला पार्ट है, रीडिंग सेक्शन है, जो तुम्हारा ग्रामेटिकल सेक्शन है, ये तुम कब करोगे, जब तुम्हारा पेपर में 1 या 2 महीने बचे होंगे। वो मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर तुम चैनल सब्सक्राइब करोगे ना तो मैं आपको हर महीने गाइड करता रहूंगा कि किस महीने तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो यार, ये चीज है ना, पहले समझ लो कि अभी भी तुम पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो, अभी तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें ना एक सही अप्रोच, सही डायरेक्शन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, अगर तुम उन सारी चीजों को फॉलो करोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे अच्छे नंबर आने से लिटरली कोई भी नहीं रोक सकता। तो होप करता हूं वीडियो अच्छी लगी। वीडियो काफी लंबी थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी, जितनी चीजें बताई बस आपको उतनी फॉलो करनी है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।